गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। तो दोस्तों आज का टॉपिक है बंगाल का चुनावी रण। तो पिछले कई महीनों से पूरा बंगाल जो है चुनाव में डूबा हुआ था। बहुत सारी पार्टियां जो है बंगाल चुनाव को जीतने के लिए अपना पूरा दमखम लगा देती है, लेकिन आखिरकार जीत होता है बीजेपी का और आज पूरा बंगाल भगवामय हो गया है। ऐसा लग रहा है मानो कि बंगाल में एक क्रांति आई है और पूरे बंगाल को श्री राम के रंग में रंग दिया है। तो दोस्तों ये जो क्रांतियां होती है ना, वो एक दिन में नहीं आता, कई महीनों का, कई सालों का परिणाम होता है। विश्व में बहुत सारी ऐसी क्रांतियां आई है, जैसे कि मैं कुछ क्रांति के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। कुछ फेमस क्रांतियां हैं, जैसे कि अमेरिकी क्रांति। और इस अमेरिकी क्रांति के कारण अमेरिका जो है वो आजाद हो गया। किससे आजाद हुआ? इंग्लैंड से आजाद हुआ। तो अमेरिका के ऊपर भी जिस तरह से भारत के ऊपर इंग्लैंड जो है शासन करता था, उसी तरह से अमेरिका के ऊपर भी इंग्लैंड क्या करता था? शासन करता था। तो फिर अमेरिका में एक क्रांति आई, जो कि क्रांति कब आया? 1775 से 1782 ईस्वी में। और यह क्रांति ब्रिटेन के उपनिवेशवाद के खिलाफ। इसने दुनिया को पहला लिखित संविधान और आधुनिक लोकतंत्र दिया। ये अमेरिकी क्रांति ने दुनिया को पहला लिखित संविधान और आधुनिक लोकतंत्र दिया। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता और लोकतंत्र। अमेरिका में स्वतंत्रता और लोकतंत्र स्थापित करना, ये क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। परिणाम क्या निकला? संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हुआ अमेरिकी क्रांति के कारण। इसके बाद और भी कुछ क्रांतियां हैं, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति, बहुत ही फेमस क्रांति। यह क्रांति राजशाही और सामंती व्यवस्था के खिलाफ थी। इसने पूरी दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया। रूस में भी पादरी लोगों का रूस के लोग जो है अलग अलग वर्गों में बटे हुए थे। असमानता फैली हुई थी, तो असमानता के विरुद्ध रूस के लोग जो है उन्होंने क्या किया? क्रांति किया। और क्रांति ने पूरी दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया। मुख्य कारण क्या था फ्रांसीसी क्रांति का? तो सामाजिक असमानता और राजा की निरंकुशता। बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते थे राजा, अपने आप को रूस में भगवान कहते थे। परिणाम क्या निकला? तो नेपोलियन बोनापार्ट का उदय और मानव अधिकारों की घोषणा हुई फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप। इसके बाद है और भी कुछ क्रांतियां, जैसे कि औद्योगिक क्रांति। यह कब आई थी? 18वीं शताब्दी में। यह एक तकनीकी और आर्थिक क्रांति थी जो ब्रिटेन से शुरू हुई। औद्योगिक क्रांति कहां से शुरू हुई थी? ब्रिटेन से शुरू हुई। और औद्योगिक क्रांति के कारण पूरा ब्रिटेन का जो इकोनॉमिक है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ब्रिटेन जो है उस समय बहुत ही डेवलप्ड कंट्री के श्रेणी में आ गई। इसने उत्पादन के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया। किस तरह से? मतलब तकनीक का इस्तेमाल किया। और औद्योगिक क्रांति में तकनीक ही आया था। मुख्य बदलाव, हाथ के काम की जगह मशीनों और कारखानों ने ले ली। परिणाम क्या निकला? तो शहरीकरण बढ़ा और आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। जहां जहां कल कारखाने आते गए, वहां पर लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती गई। लोग जो है उस कल कारखानों में काम करने के जहां काम करते थे वहां पर आसपास में लोग जो है वो बढ़ते गए। और कल कारखानों में काम करने की वजह से सड़कों का निर्माण हुआ, जिससे आसानी से कल कारखानों से प्रोड्यूस सामान जो है दूसरी जगहों पर भेजा जा सके, जिससे शहरीकरण मतलब गांव जो है वो शहर में बदल गया। आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। मुख्य क्रांतियों के और इसके अलावा भी और भी मुख्य क्रांतियां हैं। कौन कौन सी क्रांति? जैसे कि रूसी क्रांति है, गौरवशील क्रांति। तो ये सब क्रांतियां विश्व में आई है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ बंगाल के चुनाव के इतिहास के बारे में। तो पश्चिम बंगाल में नई सुबह का उदय अभी हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनावी इतिहास भारत की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ अलग अलग समय पर अलग अलग दलों का प्रभुत्व रहा है। आजादी के बाद से अभी तक मात्र पूरे बंगाल में 3 ही दल शासन कर पाए हैं। और वो 3 दल में कौन कौन से हैं? एक है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और टीएमसी पार्टी। आजादी के बाद से मात्र यही 3 दल जो है वो शासन कर पाए हैं बंगाल की राजनीति में। आजादी के बाद शुरुआती वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शासन था। कांग्रेस ने कई चुनाव जीते और राज्य की राजनीति पर मजबूत पकड़ बनाई। प्रफुल्ल चंद्र घोष का कार्यकाल 1947-1948। यह प्रफुल्ल चंद्र घोष जो है स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री थे। और पश्चिम बंगाल के भी पहले मुख्यमंत्री कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र घोष ही थे। इसके बाद भी बहुत सारे मुख्यमंत्री आए, जैसे कि विधान चंद्र राय,
इनका कार्यकाल 1948-1962 तक हुआ। और आप लोग विधान नगर स्टेशन का नाम सुने हैं ना, वो इन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है, विधान चंद्र राय, जो विधान चंद्र राय जी के नाम पर। और यह बहुत प्रसिद्ध और लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बने। किसके तरफ से? किसके तो कांग्रेस के तरफ से। इसके बाद प्रफुल्ल चंद्र सेन आए, इनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक था। अजय मुखर्जी, इनका कार्यकाल 1967 से 1959, 1959 से 1970। और ये जो अजय मुखर्जी है, ये कांग्रेस से अलग होकर अपना एक नया पार्टी बनाई थी, जिसको बंगाल कांग्रेस के नाम से कहा जाता है। लेकिन फिर भी ये अजय मुखर्जी को कांग्रेस पार्टी का ही मुख्यमंत्री के तौर पर जाना जाता है। इसके बाद सिद्धार्थ शंकर राय आए 1972 से 1977। कांग्रेस के अंतिम मुख्यमंत्री के तौर पर यही सिद्धार्थ शंकर राय आए। और उसके बाद कांग्रेस का भी धीरे धीरे पतन हो गया। तो कांग्रेस के पतन होने का क्या कारण था, मतलब कांग्रेस पार्टी जो है बंगाल से पूरी तरह से समाप्त हो गई। तो कांग्रेस के पतन का कारण बहुत सारा था, जिसमें से मुख्य कारणों में बता रहा हूँ, जैसे कि आंतरिक कलह, पार्टी में ही बहुत ज्यादा गुटबाजी बढ़ गया था। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी बढ़ गई थी, बड़े बड़े नेताओं के बीच मतभेद के कारण पार्टी कमजोर हो गई, बंगाल की कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई। इसके अलावा खाद्य संकट और आर्थिक समस्या 1960 ईस्वी में पूरे बंगाल में फूड क्राइसिस आया। लोग जो है वो भूखे मर रहे थे, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। तो जिसके कारण 1960 के दशक में बंगाल में खाद्य संकट आया। जनता को राशन और महंगाई की समस्या का सामना करना पड़ा। इससे सरकार की प्रति असंतोष बढ़ा। और फिर भूमि सुधार की अनदेखी, किसानों की समस्याओं का सही समाधान नहीं हुआ। इस मुद्दे का फायदा वामपंथी दलों ने उठाया। तो ये सब कुछ प्रमुख कारण है जिसके कारण बंगाल में कांग्रेस का शासन जो है धीरे धीरे समाप्त हुआ। उसके बाद से अस्थिरता और गठबंधन, कांग्रेस जो है वो सरकार चलाए अलग अलग पार्टियों के साथ मिलकर। बंगाल में जो है वो अस्थिरता रही। कोई मुख्यमंत्री बनता था तो 5 सालों तक ऐसा भी दौर देखा गया कि 5 साल अपना कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, 1 साल में ही, दूसरे साल में ही मुख्यमंत्रियों को रिजाइन देना पड़ता था। तो बंगाल में अस्थिरता भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। 1967 के बाद कांग्रेस की शक्ति कमजोर होने लगी। इस दौरान कई गठबंधन सरकारें बनी, राजनीतिक अस्थिरता और बार बार सरकार बदलने की स्थिति रही। फिर इसके साथ साथ नक्सल आंदोलन भी हुआ। 1975 से 1977 में आपातकाल, इमरजेंसी लागू हुआ। और यह भारत के इतिहास का एक काला इतिहास है। भारत के इतिहास का एक काला दिन है जब 1975 से 1977 में आपातकाल लागू हुआ। सभी नेताओं को जेल में भर दिया गया। तो इन सभी कारणों से 1977 के बाद कांग्रेस बंगाल की सत्ता से बाहर हो गई और वामपंथी शासन का शुरुआत हुआ, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी CPIM शासन में आया। तो वामपंथी युग 1977 से 2011 तक हुआ। तो वामपंथी इतने दिनों तक शासन किए। तो 1977 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको मार्क्सवादी भी कहते हैं, के नेतृत्व में लेफ्ट फ्रंट सत्ता में आई और यह सरकार लगातार 34 साल तक पूरे बंगाल में शासन करती रही। 34 साल तक चली। भारत में सबसे लंबा चुना हुआ शासन कम्युनिस्टों का ही था। 34 साल तक शासन किए थे। इस दौर के प्रमुख नेता ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य थे। और ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य यही दो मात्र ऐसे नेता है जो कम्युनिस्ट के तरफ से मुख्यमंत्री जो है वो पूरे बंगाल में 34 सालों तक बने रहे। इसके बाद इस समय कुछ काम भी हुआ, जैसे कि जो कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुआ था, जिससे लोगों के अंदर असंतोष की भावना जो है वो बढ़ गई थी। जैसे कि लोगों के अंदर भूमि सुधार जो है वो नहीं हो रहा था। तो वामपंथी सरकारें आई और इस समय भूमि सुधार और पंचायत व्यवस्था को मजबूत किया गया। किसानों को उनका जमीन जो है वो दिया गया। फिर 34 सालों तक शासन करने के बाद वामपंथी सरकार का भी पतन हो गया। और इसके पतन के भी बहुत सारे अलग अलग तरह के कारण हैं, जैसे कि औद्योगिक नीतियों में बदलाव और विवाद। औद्योगिक नीतियां क्या है? शुरू में लेफ्ट ने उद्योगों पर कम ध्यान दिया। शुरुआत में वे लोग इंडस्ट्री लगाते ही नहीं थे, लेकिन बाद में अचानक उद्योग लाने की कोशिश की। इससे जमीन अधिग्रहण को लेकर विवाद खड़े हो गए। शुरुआत में क्या हुआ था कि जब शुरुआत में कांग्रेस
कम्युनिस्टों का सरकार बना था तो वे लोग शुरुआत में इंडस्ट्री वगैरह नहीं लाए थे, लेकिन जब बुद्धदेव भट्टाचार्य बंगाल के चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने बंगाल में इंडस्ट्री लाने की कोशिश की। जब बंगाल में इंडस्ट्री लाने की कोशिश की, कल कारखाने लगाने की कोशिश की, तो ये कल कारखाने लगेंगे कहाँ पर? किसी न किसी की जमीन पर लगेंगे। तो किसानों को ऐसा लगा कि अब हमारा जमीन जो है वो छीन जाएगा, तो जिसके कारण सिंगूर और नंदीग्राम में बहुत बड़ी मात्रा में आंदोलन हुआ। एक्चुअली क्या हुआ था कि बुद्धदेव भट्टाचार्य जो है वो सिंगूर में टाटा कंपनी को बुलाए थे अपना इंडस्ट्री लगवाने के लिए, लेकिन वहां के लोगों को ऐसा लगा कि सरकार जो है हमारे जमीन का उचित दाम जो है वो नहीं देगी, हमको कम पैसा मिलेगा और हमारा जमीन जो है वो छीन जाएगा हम लोगों से, जिसके कारण सिंगूर और नंदीग्राम में बहुत बड़ा मात्रा में बहुत बड़ा एक आंदोलन चला। सिंगूर और नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ बड़े आंदोलन हुए। किसानों और आम लोगों ने विरोध किया, क्योंकि किसानों के जमीन को ही बुद्धदेव भट्टाचार्य कंपनियों को दे रहे थे। सरकार की छवि जनता के बीच में इससे खराब हुई। राज्य की लेफ्ट फ्रंट सरकार यहाँ SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण करना चाहती है। कहां पर? सिंगूर और नंदीग्राम में। सिंगूर नंदीग्राम में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब वहां पर इंडस्ट्री वगैरह लगाना चाहती थी और लगाने के लिए जमीन अधिग्रहण करना चाहती थी। इससे किसानों से किसानों और स्थानीय लोगों को डर था कि उनकी जमीन छीन जाएगी और उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, तो जिसके कारण इन लोगों ने आंदोलन किया। और इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? तो इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे ममता बनर्जी। उस समय उभर कर एक नेत्री आई पूरे बंगाल में। ममता बनर्जी ने आंदोलन का समर्थन किया और नेतृत्व किया। शुभेंदु अधिकारी ने स्थानीय स्तर पर बड़ी भूमिका निभाई। ये है शुभेंदु अधिकारी जो आज बीजेपी में है। उस समय ये शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के साथ ही आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ये ममता बनर्जी के पार्टी में ही थे, लेकिन अभी ये बीजेपी में आ गए हैं। तो परिणाम क्या निकला? परिणाम तो 2007 में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई, कई लोग मारे गए और कई घायल हुए। इससे पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया। लेफ्ट फ्रंट सरकार की छवि को भारी नुकसान हुआ। किसानों और आम जनता का विश्वास कम हुआ। युवा और शहरी मतदाताओं का रुझान बदलने लगा। नई पीढ़ी रोजगार और विकास चाहती थी। उन्हें लगा कि लेफ्ट सरकार उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पा रही है। 2011 का फिर चुनाव परिणाम निकला। 2011 विधानसभा चुनाव में लेफ्ट फ्रंट सरकार की हार हो गई और तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई और 34 साल का शासन खत्म हो गया। 2011 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने लेफ्ट फ्रंट को हराकर सत्ता हासिल की। एक अविश्वसनीय काम ममता बनर्जी ने कर दिखाया। उस आंदोलन के कारण इनको पूरे बंगाल में एक नई पहचान मिली और उस आंदोलन के कारण ही लेफ्ट फ्रंट का सरकार जो है वो बंगाल से खत्म हो गया। पार्टी के नेता ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी। फिर 2016 में चुनाव हुए, 2021 में चुनाव हुए और दोनों ही चुनाव में ममता बनर्जी जो है भारी मतों से जीत कर दोबारा से बंगाल का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की 2016 और 2021 में भी। लगातार 15 साल तक शासन करने के बाद सभी को लगने लगा कि तृणमूल कांग्रेस वो पार्टी है जो कभी हार नहीं सकती। ममता बनर्जी एकमात्र वह नेत्री थी जो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही। 2021 के चुनाव के बाद ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी को कोई हरा ही नहीं सकता है, लेकिन वो कहते हैं ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के इस अभेद्य को भी जीत लिया। तो क्या कारण था तृणमूल कांग्रेस के हारने का? क्या कारण था तृणमूल कांग्रेस के पतन का? तो तृणमूल कांग्रेस के पतन के कई कारण थे, जिसमें से प्रमुख था भ्रष्टाचार के आरोप। पार्टी के कई नेताओं के ऊपर घोटालों के आरोप लगे, जैसे कि बिजली घोटाला, सिंडिकेट राज, गायों की तस्करी, शिक्षा में घोटाला आदि। इससे जनता का भरोसा प्रभावित होता गया। इसके साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी, लंबे समय की नाराजगी। लगातार 2011 से शासन करने से पार्टी लोगों के मन में पार्टी के ऊपर एंटी इनकम्बेंसी आ गई थी। लोगों पार्टी को लेकर लोगों का जो मन है वो पार्टी से उब चुका था।
कानून व्यवस्था के मुद्दे, पूरा बंगाल में जो है कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। हिंसा और राजनीतिक टकराव बंगाल में बढ़ गया था। हर एक जगह ही केवल खून खराबा का ही दौर चल रहा था और आग में घी डालने का काम जो है वो किया आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस। तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना ने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास और विशेष रूप से सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की जड़ें हिलाकर रखी। आरजीकर घटना और कानून व्यवस्था, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना और महिला सुरक्षा के मुद्दों ने सत्ताधारी विरोधी लहर को मजबूत किया और उससे आंदोलन में, आरजीकर आंदोलन में एक विशेष नारा चल रहा था, वी वांट जस्टिस। पूरी तरह से लोगों के मन में कानून के ऊपर से भरोसा उठ गया। इस घटना के कारण बंगाल की युवा, महिला, बुजुर्ग सभी लोग एक साथ मिलकर आंदोलन किए, इसके खिलाफ, सत्ताधारी दल के खिलाफ। और ये देखिए, ये यही वही महिला है, उस विक्टिम अभया की मां है, इनका नाम है रत्ना देवनाथ और ये पानीहट्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतकर इस बार इलेक्शन में बंगाल का एमएलए चुनकर आई। वो कहते हैं ना, जब सिस्टम साथ नहीं देता है तो सिस्टम के अंदर घुसकर सिस्टम से जस्टिस लिया जाता है। ये महिला आज वही कर दिखाई है। ये महिला उस चीज का एक अच्छा उदाहरण है। इसके बाद और भी कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, कई हजार शिक्षकों की नौकरी जो है वो चली गई तृणमूल सरकार के समय। भर्ती घोटाला, तो 26,000 शिक्षकों की नौकरी रद्द होने और शिक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार के आरोपों ने युवाओं और मध्यम वर्ग के बीच नाराजगी पैदा की। इन सभी मुद्दों के खिलाफ पूरी बंगाल की जनता एकजुट होकर इस टीएमसी की अराजकता वाली सरकार के खिलाफ वोट दी और उसके बाद उदय हुआ एक नई सरकार का और प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। अरे हम जीत गए। हाँ, तो चुनाव का रिजल्ट 4 मई को आया। इसके पहले 23 मई और 29 मई को बंगाल का चुनाव 2 फेज में कंप्लीट हुआ। तो बंगाल में टोटल 294 सीट है, जिसमें जिस पार्टी को 148 मिलेगा वह अपना सरकार बनाएगा। तो बीजेपी जो है, बीजेपी को 207 सीटें मिले। एआईटीसी जो 15 सालों तक सत्ता में थी उसको मात्र 80 सीटें। इसके साथ आईएनसी कांग्रेस को 2 सीटें, एजीयूपी हुमायूं कबीर की पार्टी है जिनको 2 सीटें मिले हैं, सीपीएम को भी इस बार 1 सीट मिला और एआईएसएफ को मिला है 1 सीट। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ा बदलाव आया। मई 2026 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी राज्य में पहली बार सत्ता में आई। स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहली बार स्वतंत्र सत्ता में आई। सीटों का गणित, भाजपा ने राज्य की 294 सीटों में से 260 सीटों पर शानदार जीत दर्ज कर स्पष्ट बहुमत हासिल की है। वहीं पिछले 15 वर्षों से सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस सिमट कर 80 सीटों पर आ गई। वोट शेयर का अगर बात करें तो भाजपा के वोट शेयर बढ़कर लगभग 45.84% हो गया, जो 2021 में 38% के करीब था। और अब बीजेपी नई सरकार बनाने जा रही है। उम्मीद ये है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण जो है वो 9 मई 2026 को होने जा रहा है। ठीक है, तो हम सभी बंगाल के युवाओं को इस नई सरकार से यही अपेक्षा है कि यह सरकार जो है जनता के हितों के लिए काम करे, युवाओं को रोजगार दे, बंगाल की कानून व्यवस्था जो कि पूरी तरह से चरमरा गई है उसको दोबारा से पटरी पर लेकर आए। और क्या ही चाहिए इस सरकार से। अंत में मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो प्रसिद्ध स्पीच जिन्होंने लोकसभा में उन्होंने 1996 ईस्वी में दिया था, जो कि है, सत्ता का खेल चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर यह देश रहना चाहिए। भारत माता की जय। जय हिंद और जय श्री राम।